गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारी जो कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र है उसका अध्याय नंबर 2 चल रहा है। और अध्याय नंबर 2 पर हम इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उन 2 वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, उन 2 वीडियो में हमने क्या 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 कवर किया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ा किसे कहते हैं, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है, ये सब मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुका था। जो दूसरी वाली वीडियो थी, दूसरी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान जो विधि है प्राथमिक आंकड़ों की, वो क्या है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या दोष हैं, ठीक है, उसको कहाँ यूज किया जा सकता है, कहाँ वो उपयुक्त है। ठीक है, ये पहली वाली जो विधि थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के बारे में। और उसके साथ साथ जो दूसरी जो विधि थी, दूसरी विधि थी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। ठीक है, तो दूसरी वाली विधि के बारे में भी मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में बताया था। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, उसके लिए उपयुक्त जगह कौन सी है, ठीक है, उपयुक्त फैक्टर कौन कौन से उसके, वो सब मैं आपको बता चुका था दूसरी वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम जो तीसरी विधि है उसको जानेंगे। तीसरी विधि कौन सी है? तीसरी विधि है स्थानीय स्रोतों वे संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। अब हम क्या करते हैं, जो मतलब जो प्राथमिक आंकड़े हैं, देखिए प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की 4 विधियां हैं। उन 4 विधियों में से 2 जो शुरू की विधियां थी वो मैं आपको बता चुका हूं। अब ये तीसरी विधि है। तीसरी विधि क्या है? स्थानीय स्रोतों वे संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। अब जो ये स्थानीय स्रोत हैं और संवाददाताएं हैं, इन संवाददाताओं से सूचना प्राप्त कर कर इस विधि के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। वो किस तरीके से किया जाता है, चलिए जानते हैं बिल्कुल अच्छे से। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। अब देखिए, स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति वाली विधि ये क्या है? देखिए, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता मतलब क्या है? अनुसंधानकर्ता होता है जांचकर्ता, ठीक है, जो जांच करता है। ठीक है, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए पहले आंकड़ों की जांच करनी पड़ेगी। जो आंकड़ों की जांच करता है वो ही अनुसंधानकर्ता होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्या है? इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, समझ में आ गया। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्ति, ठीक है, या विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है। क्या कर देता है? मतलब जगह जगह पर अपने व्यक्ति क्या कर देता है? नियुक्त कर देता है। ठीक है, कि भैया आपको इस क्षेत्र में रहना है, आपको इस क्षेत्र में रहना है, आपको इस क्षेत्र में रहना है। मान लीजिए 3 क्षेत्र हैं और एक व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त कर दिया अनुसंधानकर्ता ने, एक व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त कर दिया और एक व्यक्ति यहाँ पे नियुक्त कर दिया। तो अब जो ये व्यक्ति है जो यहाँ पे नियुक्त किया है, ठीक है, या वो संवाददाता भी हो सकता है, मतलब संवाद करने वाला। संवाददाता का मतलब क्या है? जो संवाद करता हो, बातचीत करने वाला। ठीक है, वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप करने वाला। ठीक है, तो अब जो ये हैं इनको जहाँ जहाँ पे नियुक्त किया जाता है वो वहाँ वहाँ पे क्या करते हैं? सूचनाएं एकत्रित करते हैं। अब उनका सूचनाएं एकत्रित करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। वो अपने अपने तरीकों से सूचनाएं एकत्रित करते हैं और अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता कौन होता है? जो मतलब आंकड़ों की जो मतलब जांच पड़ताल करता है, ठीक है, उसको वो आंकड़ों को भेज देते हैं। अब इसको मैं आपको देखिए आसान भाषा में बताता हूँ कि जो स्थानीय स्रोतों व संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति वाली जो विधि है वो अक्सर है क्या? देखिए, इसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता जगह जगह पर अपने संवाददाता या स्थानीय व्यक्ति नियुक्त कर देता है। मतलब स्थान स्थान पर अपने आदमी नियुक्त कर देता है और वो आदमी जो उसने नियुक्त किए, वो विशेष संवाददाता जो उसने नियुक्त किए, वो वहाँ पे सूचनाएं प्राप्त करते हैं
और सूचनाएं प्राप्त करने के बाद मान लीजिए सूचनाएं इन्होंने प्राप्त की, इन सूचनाओं को वो अनुसंधानकर्ता को भेज देते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता को जब वो सूचनाओं को भेज देते हैं तो अनुसंधानकर्ता उन सूचनाओं के आधार पर आंकड़े क्या करता है, एकत्रित करता है, आंकड़े जारी करता है। और इसी को कहते हैं स्थानीय स्रोतों वे संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति करने वाली विधि। ठीक है, और इस विधि के माध्यम से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि ये विधि आखिरकार है क्या। अब हम बात करते हैं इसकी उपयुक्तता पर। उपयुक्तता मतलब ये कहाँ पे योग्य है। ठीक है, कहाँ पे ये मतलब सही है, कहाँ पे ये उपयुक्त है। ठीक है, कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिसमें आंकड़ों के निरंतर संकलन की आवश्यकता हो। ठीक है, आंकड़ों के निरंतर मतलब लगातार, ठीक है, निरंतर संकलन की आवश्यकता हो, उनको निरंतर एकत्रित किया जाता हो। निरंतर एकत्रित करना जरूरी है, क्योंकि भैया देखिए मान लीजिए जगह जगह पर भैया ये अपने मतलब जो व्यक्ति हैं, आदमी हैं, उनको नियुक्त करते हैं, तो इनको निरंतर रूप से आंकड़ों के बारे में सूचनाएं जानकारी करनी, मतलब आंकड़ों के बारे में जो सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं वो निरंतर रूप से करनी चाहिए। और निरंतर रूप से ही उनको मतलब एक साथ कहाँ पहुँचाना है, इन आंकड़ों को जब निरंतर रूप से चलती रहेगी जो सूचनाएं हैं उनको जब ये अनुसंधानकर्ता को पहुंचा देंगे तभी ना अनुसंधानकर्ता आंकड़ा जारी करेगा। अब ये निरंतर करने रहिए, मान लीजिए इसने 10 दिन पहले दे दी है, ये 10 दिन बाद दे रहा है, ये 10 दिन बाद दे रहा है, तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है इसमें निरंतर संकलन की आवश्यकता होती है। आंकड़ों को निरंतर रूप से एकत्रित किया जाना चाहिए। और जैसे ही अब यहाँ पे आंकड़ों को निरंतर संकलित करना चाहिए, मतलब आंकड़ों को लगातार रूप से एकत्रित करना चाहिए। और आंकड़ों को लगातार रूप से एकत्रित करने के लिए सूचनाएं जो हैं, सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जो संवाददाता नियुक्त किए थे उनकी जो सूचनाएं एकत्रित करना है वो भी लगातार होनी चाहिए। ठीक है, वो भी कैसी होनी चाहिए, वो भी लगातार होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले उसके कि आंकड़े एकत्रित करने का क्षेत्र व्यापक हो। ठीक है, जो आंकड़े जहाँ से आंकड़े एकत्रित करते हैं, जहाँ से सूचनाएं प्राप्त करते हैं आंकड़ों के बारे में, वो क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए व्यापक? क्योंकि अब देखिए ये जगह जगह पर अपने मतलब आदमी नियुक्त कर रहे हैं, तो मतलब छोटे स्थान पर नियुक्त करेंगे तो बहुत भारी नुकसान है ना, कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादा बड़ा क्षेत्र होगा तो मतलब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से ले लेंगे। ठीक है, उनका टाइम भी बचेगा, धन भी बचेगा, समय भी बचेगा। अब छोटे छोटे स्थान मान लीजिए 10 हैं और बड़े बड़े स्थान 5 हैं, जो इन्फॉर्मेशन इन छोटे 10 से मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन इन 5 स्थानों से मिल जाएगी। ठीक है, 5 स्थानों पर इनको 5 व्यक्ति नियुक्त करने और 10 पे इनको 10 व्यक्ति नियुक्त करने, तो इसलिए जो क्षेत्र है वो व्यापक होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी ये भी एक इसका उपयुक्तता वाला फैक्टर है। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले फैक्टर पर। आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजनों आदि के द्वारा किया जाना हो तथा, ठीक है, आदि के द्वारा क्या जाना हो। भैया आंकड़ों के मतलब जो प्रयोग करते हैं, जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो स्थानीय मतलब लोगों से ही कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से तो वो कर ही रहे हैं। ठीक है, वो सूचनाएं प्राप्त करने का उनका तरीका है, लेकिन वो यूज कर सकते हैं पत्र पत्रिकाओं को, रेडियो को, टेलीविजन को, इनका भी वो सहारा ले सकते हैं और इनके आधार पर वो क्या कर सकते हैं, आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, चौथा जो है वो है सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। चौथा क्या है कि सूचनाओं की अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता ना हो। भैया इसमें क्या है, देखिए अत्यधिक शुद्धता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था शुद्धता क्या है। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो और आपको सब पता है। ज़्यादा टाइम हमें बार बार इन्हीं चीज़ों पर नहीं रहना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इस विधि के गुणों पर, इसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, इसके गुणों की अब हम बात करते हैं, गुण क्या क्या हैं। इस विधि के निम्नलिखित गुण हैं। ठीक है, गुण कौन कौन से हैं? मितव्ययता यानी इकोनॉमिकल, ठीक है, यानी आर्थिक, या आर्थिक से संबंधित है, यानी आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो धन। ठीक है, धन से संबंधित मतलब इसका गुण क्या है?
ठीक है। धन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मितव्ययिता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वित्तीय साधनों वित्तीय गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक गतिविधियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है, इससे आप डरिए मत, इकोनॉमिकल कंडीशन इस टाइम क्या होती है उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इस विधि के समय धन तथा परिश्रम की बचत होती है, यह कम खर्चीली होती है, ठीक है। ये कह रहा है जो इसका गुण है कि इस समय मतलब जो धन है वो बहुत कम खर्च होता है, ठीक है। यह कम खर्चीली प्रणाली है, ठीक है। ये धन और परिश्रम की बात कर रहा है, ये मेहनती भी होती है, ठीक है। और समय की भी इसमें क्या होती है, समय की भी बचत होती है, ठीक है। मतलब बहुत कम समय लगता है, बहुत कम धन लगता है, बहुत परिश्रम मतलब कम परिश्रम लगता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक गुण है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विस्तृत क्षेत्र की। विस्तृत क्षेत्र क्या है, अब देखिए विस्तृत क्षेत्र मतलब वाइड कवरेज। इस विधि का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि दूर दूर के स्थानों से लगातार सूचना प्राप्ति की जा सकती है। देखिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता है क्योंकि ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये जगह जगह पर अपने स्थानीय व्यक्ति नियुक्त करते हैं, उनसे सूचनाएं प्राप्त कर कर ये अनुसंधानकर्ता को ये क्या करते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो मतलब दूर दूर के स्थानों, ठीक है, दूर दूर के स्थानों से लगातार सूचना प्राप्त करते रहते हैं ये, ठीक है। ये भी इनका क्या है, ये भी इनका एक गुण है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तीसरे पर। तीसरा क्या कह रहा है कि निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, इस विधि द्वारा सूचनाएं निरंतर प्राप्त होती रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, ये भी इसका एक गुण है। ये क्या है, ये भी इसका एक गुण है कि इनमें जो इस विधि के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं वो निरंतर प्राप्त की जाती हैं, ये निरंतर रूप से कार्य करती रहती है। चौथा जो इसका गुण है वो है विशेष परिस्थितियों में उपयोगी। अब विशेष परिस्थितियों में उपयोगी क्या है, देखिए इसको समझते हैं। विशेष परिस्थितियों में उपयोगी, ठीक है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में भी इसको यूज किया जा सकता है, उपयोगी है। कैसे है, यह विधि विशेष परिस्थितियों में उपयोगी है। इसके द्वारा कृषि उत्पादकता, कीमतों के सूचकांक आदि का अनुमान अधिक ढंग से लगाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, एक मिनट, अब हम बात करते हैं इसके दोषों पर यानी अवगुण पर, ठीक है, डिमेरिट्स पर। इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं उनको अब हम जान लेते हैं। देखिए इसके हम अवगुणों की बात करें वो कौन कौन से हैं। इस विधि के निम्नलिखित दोष हैं, निम्नलिखित अवगुण हैं, ठीक है। निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित इसकी खराब कंडीशंस हैं, ठीक है, मतलब इसके दोष हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, ठीक है। सबसे पहली जो इसकी कमी है, खामियां हैं, जो इसका दोष है वो है मौलिकता की कमी, ठीक है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी। अब ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, मौलिकता के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छे से बताया था, पहली वाली वीडियो देखा करें, ठीक है। अब मौलिकता की कमी क्या है, देखिए इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में मौलिकता नहीं रहती है क्योंकि सूचना देने वाले के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, ठीक है। सूचना देने वाले के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। अब मान लीजिए हमने ऊपर इसमें पढ़ा था टेलीविजनों के माध्यम से, ठीक है, रेडियो के माध्यम से, ठीक है, समाचार पत्रों के माध्यम से आदि के माध्यम से भी सूचना क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है। अगर व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो रहा है तो मतलब जो आंकड़ों की जो शुद्धता है उस पर मतलब शक रहता है। क्यों शक रहता है, क्योंकि मतलब आपका किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हुआ है और आप में मतलब बिल्कुल ये सत्य नहीं है कि ये जो आपने आंकड़े जो एकत्रित किए मान लीजिए बिल्कुल ही सही है। आप एक अनुमान के आधार पर क्या करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं, ठीक है, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मतलब जो शुद्धता है उस शुद्धता की मतलब जो भावना है वो बहुत कम दिखाई देती है, ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा इसका जो दोष है वो है एक रूपता का अभाव, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी।
अब ये क्या है, इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है क्योंकि आंकड़े विभिन्न संवाददाताओं द्वारा इकट्ठे किया जाते हैं। मान लीजिए एक रूपता की भी कमी पाई जा सकती है। क्यों पाई जा सकती है? क्योंकि आंकड़े भैया अलग अलग व्यक्ति कर रहा है अलग अलग जगहों से, तो मतलब उन व्यक्तियों में भी एक रूपता का भाव, जरूरी थोड़ी ना एक रूपता का भाव हो, अलगता का भाव हो सकता है, मतलब अनेकता का भाव हो सकता है एक रूपता का भाव छोड़कर। ठीक है, अनेकता या अलगता बात ही थी। तो यहाँ पे एक रूपता वाला जो भाव है उसका अभाव दिखाई देता है इसमें, ये भी इसका एक क्या है, दोष है, अवगुण है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत पक्षपात की। तो इस विधि में आंकड़ों के संकलन पर व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव पड़ता है। भैया सीधी बात है कि अगर तीन व्यक्ति एक काम को कर रहे हैं तो उन तीनों में आपसी पक्षपात की भावना आ सकती है। उन तीनों के जो मतलब सूचनाएं हैं वो एक दूसरे के विरोधी हो सकती हैं, उनमें विरोधाभास की स्थिति आ सकती है, और जब विरोधाभास की स्थिति आ जाएगी तो वो मतलब पक्षपात का रूप ग्रहण कर सकती है। तो इसलिए ये भी डर बना रहता है इसमें, ये भी इसका एक दोष है कि व्यक्तिगत पक्षपात की भावना, मतलब जो पक्षपात का जो प्रभाव है वो इस पर पड़ता है, ये भी इसका एक दोष है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले फैक्ट पर। ये क्या कह रहा है, जो चौथा है शुद्धता की कमी, ये तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ये भी इसका क्या है, ये इसका एक वो है, ये इसका दोष है। ठीक है, इस विधि द्वारा प्राप्त सूचनाओं की शुद्धता में कमी होती है, ये भी इसका एक दोस्त, सॉरी दोस्त नहीं दोस्त। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कोई नहीं। अब हम बात करते हैं इसका जो पांचवा जो अवगुण है, पांचवा जो दोष है वो है संकलन में देरी। संकलन में देरी, इस विधि द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति में देरी होती है, ये भी इसका क्या है, एक दोष है, ये भी इसके एक गुण है, ये भी एक कमियां है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपके बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की वीडियोज़ पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, अभी तो एक और बात आपसे बोलनी है कि यदि आप इस सारे जो नोट्स हैं, नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम इन सब के जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं सबके नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप नोट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। हम आपको सारा टोटली, जैसे कि क्लास 9th का, 10th का, 11th का कम्प्लीटली नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।